और अब बात करेंगे देश में होने जा रहे उपचुनाव की। सबसे पहले राहुल गांधी की हम चर्चा करेंगे, जिन्होंने वायनाड की सीट खाली की। और ये सीट राहुल गांधी ने खाली की है अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए। हालांकि कांग्रेस की एक कोशिश भी है कि एक नए चेहरे को सामने लाकर एक नया समीकरण भी साधा जाए। हालांकि आगे आने वाले दिनों में इसका कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ये वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन वायनाड की सीट से जितना प्यार और जितना समर्थन राहुल गांधी को मिला, क्या वही साथ, वही सपोर्ट और वही समर्थन प्रियंका गांधी वाड्रा को भी मिलता है? इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बिहार से अगर हम बात करें तो पूर्णिया के रुपौली सीट पर भी उपचुनाव होना है। हालांकि रुपौली की सीट से जेडीयू के उम्मीदवार कौन होंगे ये स्पष्ट हो चुका है और जेडीयू के उम्मीदवार ने अपना नामांकन भी कर दिया है। लेकिन आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बीमा भारती जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद ये सीट खाली हुई और अब वही बीमा भारती राबड़ी आवास के चक्कर लगा रही हैं ताकि उन्हें उपचुनाव में उतारा जाए। बीमा भारती ने कशिश न्यूज से बातचीत में यह भी कहा है कि रुपौली की सीट पर या तो हम चुनाव लड़ेंगे या मेरे परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़ेगा। और आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा जानकारी लिए हमारे बिहार संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अशोक जी, राहुल गांधी की हम चर्चा करें, जिन्होंने वायनाड की सीट खाली की है अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए। उत्तर दक्षिण को साधने की ये एक बड़ी कोशिश भी है कांग्रेस पार्टी की। लोकसभा चुनाव के नतीजे हमने देखे किस तरह से 100 का आंकड़ा कांग्रेस नहीं पार कर पाई। लेकिन क्या अब ये नया चेहरा कारगर साबित होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, दक्षिण भारत कांग्रेस के लिए काफ़ी सुरक्षित मानी जाती है और जब जब कांग्रेस पर संकट आया है तब तब दक्षिण ने कांग्रेस की मदद की है। और आप याद करिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, अमेठी से और वायनाड से। और अमेठी में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, जबकि वायनाड से वो लगभग 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव को भी अगर आप देखें तो यहाँ से भी राहुल गांधी 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते हैं और वहाँ उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन हैं उनको हराया था। और एनी राजा, जो डी राजा की पत्नी हैं, यानी कि सीपीआई की राष्ट्रीय महासचिव की पत्नी हैं, उनको उन्होंने हराया था। यानी कि दक्षिण में एक ऐसी सीट थी वायनाड जहाँ पे राहुल गांधी को एक तरह से कहे कि अजय बहुमत से वहाँ के लोगों ने जिताया। और आप अगर बात करें तो जब जब गांधी परिवार में भी संकट का समय आया है तो दक्षिण के लोगों ने उन्हें दिल खोल करके मदद की है। अगर आप 1978 की बात करें, 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी रायबरेली से और 1978 में उपचुनाव हुए तो कर्नाटक के चिकमंगलुरु से वो चुनाव जीती और लोकसभा में वो पहुंची। अगर 80 में कहे तो वो 2 जगह से चुनाव लड़ी, एक रायबरेली से और दूसरा मेढक से, आंध्र प्रदेश से, और वहाँ दोनों जगह से वो चुनाव जीती। अगर सोनिया गांधी की बात करें आप तो सोनिया गांधी की राजनीतिक जो एक तरह से कहिए कि एंट्री हुई थी वो बेल्लारी सीट से हुई थी, दक्षिण भारत से ही। तो आप ये समझ लीजिए कि समय समय पर गांधी परिवार के लिए दक्षिण भारत एक तरह से संकट मोचक के रूप में रहा है। और यही वजह है कि वायनाड सीट से मतलब अजय बहुमत से जीतने के बाद भी राहुल गांधी ने उसको छोड़ा है। तो इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि वो मानते हैं कि वायनाड सुरक्षित सीट है जहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी को चुनाव जीतने में आसानी होगी। और इसके पीछे कांग्रेस की एक रणनीति भी है कि उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ कांग्रेस में गांधी परिवार सबसे महत्वपूर्ण है, उसका प्रतिनिधित्व हो। तो अगर आप ये समझ लीजिए कि एक लंबे अरसे के बाद अगर प्रियंका वाड्रा जिनको आप कहते हैं वो अगर चुनाव जीत जाती है तो गांधी परिवार के 3 सदस्य इस बार फिर संसद में रहेंगे। चूँकि श्रीमती सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा में चली गई हैं तो इसलिए अगर दोनों भाई बहन यानी कि प्रियंका अगर जीत जाती है तो लोकसभा में आप समझ सकते हैं कि दोनों भाई बहन मुखर होकर के विपक्ष की राजनीति करेंगी और सरकार को घेरने का काम करेंगी। तो ये एक तरह
तरह से कहिए, और वायनाड का जो समीकरण है उसमें वहाँ अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यक हैं, यानी कि 60% से ज़्यादा अल्पसंख्यकों की वहाँ आबादी है, और ख़ास करके ईसाई मतदाताओं की आबादी सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, इसलिए वो सुरक्षित सीट मानी जाती है। ऐसे भी कहा जा रहा है कि 2027 में जो वहाँ विधानसभा का चुनाव होना है तो उसमें कांग्रेस को बहुमत मिलने की संभावना है, क्योंकि वहाँ बीजेपी नहीं है, वहाँ दूसरे दल नहीं है, वहाँ तो या तो वाम मोर्चा या फिर कांग्रेस के मोर्चे के बीच होता है सामना, और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले चुनाव में वहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। तो आप अब ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी के लिए ये सीट छोड़ना भी कम दुखद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये फैसला लिया है, तो वहाँ के लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की है कि उनका प्रतिनिधित्व गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति करेगा, इसलिए वायनाड की सीट प्रियंका के हवाले कर दी गई है। जी बिल्कुल, यानी कांग्रेस ने क्या सोचा है और क्या समीकरण बिठाया है, उस हिसाब से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन बात हम अगर बिहार की करें अशोक जी, तो यहाँ रुपौली की सीट पर उपचुनाव होने हैं। बीमा भारती आरजेडी दफ्तर के चक्कर लगा रही हैं। आज सुबह उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की, और बीमा भारती ने कशिश न्यूज से बातचीत में ये भी कहा है कि या तो मैं खुद चुनाव लड़ूंगी या फिर मेरे परिवार के सदस्य चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ रुपौली सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। निर्दलीय ताल ठोका है शंकर सिंह ने, वो भी चुनावी मैदान में है। जेडीयू ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और नामांकन भी उनकी तरफ से कर दिया गया है। लेकिन रुपौली की सीट पर होने वाले उपचुनाव को अगर हम देखें तो क्या पूर्णिया लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे सामने आए, पप्पू यादव को यहाँ जीत मिली, निर्दलीय जनता ने उन्हें पसंद किया, तो क्या इसी को ध्यान में रखते हुए शंकर सिंह चुनावी मैदान में है? देखिए, आप ये कहना चाहती हैं कि इंडिया गठबंधन में ही एक तरफ कांग्रेस है जिसने वायनाड सीट के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, और बिहार में ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, तेजस्वी हैं, लालू प्रसाद जी हैं, उन्होंने अभी तक रुपौली विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जबकि 21 तारीख तक ही नामांकन की अंतिम तिथि और आज 18 हो गया, मात्र 2 दिन बचे हैं। बीमा भारती, जिन्होंने आरजेडी ने लोकसभा में उम्मीदवार बनाया था पूर्णिया से, वो जदयू की विधायक थी उस समय, और उन्होंने इस्तीफा दिया था, और उनके इस्तीफे से ये सीट खाली है। अब देखिए, बीमा भारती चौबे गए, छब्बे बनने, दुबे बन के आ गए, और उनकी तो जदयू की, उनकी जो विधानसभा की सदस्यता थी वो तो गई, और फिर अब आप देख लीजिए कि विधानसभा के टिकट के लिए उनको दौड़ लगाना पड़ रहा है। इस बीच में एक वहाँ स्थानीय घटना घटी है, और जिसके चलते उनके बेटे का नाम भी एक हत्या में आया है, और आज पुलिस ने उन पर दबिश भी बढ़ाई है। लेकिन दूसरी तरफ जदयू, जबकि जदयू उनके उम्मीदवार भी पूर्णिया लोकसभा सीट पर हार गए, संतोष कुमार कुशवाहा, लेकिन जदयू ने इस बार सतर्की बरती है और कलाधर मंडल को रुपौली से उम्मीदवार बनाया। और आपको आश्चर्य होगा कि 2020 में यही कलाधर मंडल निर्दलीय उम्मीदवार थे बीमा भारती के खिलाफ, जब बीमा भारती जदयू की उम्मीदवार थी। तो आप समझ लीजिए कि इस बार जदयू की आधिकारिक उम्मीदवार कलाधर मंडल होंगे और बीमा भारती आरजेडी में होंगे। और 2005 में जो पहला चुनाव हुआ था अप्रैल महीने में, उसमें शंकर सिंह ने बीमा भारती को हराया था। उस समय शंकर सिंह जो थे वो लोजपा के उम्मीदवार थे और बीमा भारती निर्दलीय थी, और उस समय उनको हराया था। लेकिन 2005 के नवंबर में बीमा भारती चुनाव जीती और शंकर सिंह चुनाव हारे। तो इस बार जो मुकाबला है वो पूर्व विधायक, यानी कि तीनों अब तो पूर्व विधायक हो गए, तो तीनों के बीच में है। लेकिन एक बात ये आपने जो पूछा है कि लगता है कि शंकर सिंह को ये उम्मीद रही होगी कि जिस तरह से पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय को वहाँ की जनता ने दिल्ली भेजने का काम किया, और जो दलीय उम्मीदवार थे, चाहे वो जदयू हो या आरजेडी, उनके उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा। तो हो सकता है कि इस बार फिर रुपौली के मतदाताओं का प्रेम उमड़े और उन्हें जीत हासिल हो सके। और यही वजह है कि उन्होंने एनडीए गठबंधन को छोड़ा, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान के वो सिपहसालार थे, और छोड़ करके वो निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदे हैं। हालांकि पप्पू यादव ने भी शंकर सिंह को समर्थन की घोषणा की है, और उस क्षेत्र की जो बनावट है उसमें अवधेश मंडल, यानी कि रुपौली से जो विधायक हैं बीमा भारती, उनके पति और शंकर सिंह के बीच में खूनी संघर्ष भी होता रहा है। तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, उस परिस्थितियों को देख करके ये कह सकते हैं कि फिर 3 बाहुबली वहाँ पे टकराएंगे। नतीजा क्या होगा ये तो देखने का के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में कह सकते हैं कि आरजेडी के लिए संकट है, वह अपोह की स्थिति है कि जिस तरह से अभी भी बीमा भारती के एक बेटे का नाम हत्या में आया है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या तेजस्वी फिर
आखिर उनको टिकट देते हैं या नहीं देते हैं, यह फैसला आज से शाम से लेकर के कल सवेरे तक हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आरजेडी अगर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरह से बीमा भारती की एक तरह से कहिए जमानत जब्त हुई, मात्र 27,000 वोट लोकसभा में आए, अगर बीमा भारती को खड़ा करके अब फिर वहाँ से रुपौली से अगर बीमा भारती की हार होती है और उनके वोट का प्रतिशत और घटता है, तो इसमें फजीहत तेजस्वी और लालू जी की होगी और कहीं न कहीं आरजेडी को इसका नुकसान भोगना पड़ेगा और आने वाले दिनों में आरजेडी का संकट बढ़ेगा। इसलिए आरजेडी अभी विलम्ब कर रहा है। हालांकि अब 1 से 2 दिन के अंदर में फैसला लेना है, लेकिन देखना है कि जो कल तक विधानसभा की सदस्य थी, अब एक टिकट के लिए राबड़ी आवास का दौर लगा रही है बीमा भारती, लेकिन अभी तक उन्हें टिकट नहीं मिल पाया है। जी, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद नई सरकार का गठन हुआ, सरकार अपने कामकाज में भी जुट गई है, लेकिन अब सबकी निगाहें होने वाले उपचुनाव पर है कि आखिर उपचुनाव में क्या होता है। खास करके बिहार से अगर हम बात करें तो रुपौली की सीट काफी दिलचस्प बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। बात बीमा भारती की करें तो क्या तेजस्वी यादव एक बार फिर से बीमा भारती पर भरोसा जताते हैं? क्या बीमा भारती को रुपौली की सीट पर उपचुनाव के लिए उतारा जाता है? ये तमाम चीजें देखनी दिलचस्प होगी और थोड़ा इंतजार इसके लिए करना होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको रांची की तस्वीर दिखाएंगे कि रांची में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को जिस तरह से 5 आदिवासी सीट पर हार मिली, इसके बाद समीक्षा की जा रही है और समीक्षा का कितना फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा, इस तमाम चीज पर चर्चा करेंगे। सहयोगी श्रुति हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन इससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।